Hello students, today we are going to study chapter first of chemistry for class 10th, chemical reactions and equations. Before starting this chapter, consider the following situations. Consider the following situations. Milk is left during summer iron nail is left exposed to humid atmosphere. Next, food is digested in our body we respire. What we see in all these situations, milk is left during summer. समर के दौरान मिल्क को ऐसे छोड़ दिया जाए. आयरन नेल को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में यानी कि नमी वाले एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दिया जाए. फूड इज डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और वी रेस्पायर जब हम सांस लेते हैं. इन ऑल दीज सिचुएशंस इनिशियल सब्सटेंस इज समवट चेंज. जो शुरू में हमने सब्सटेंस लिया है वो चेंज हो जाता है. चेंज हो जाता है मीन्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर समवट चेंज. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर समवट चेंज. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मीन्स फिजिकली दिखने में उसमें क्या चेंज आया है. केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसकी केमिकल रिएक्शन करके जो उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आया वो है केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर कहीं पर केमिकल चेंज आता है तो हम कह सकते हैं वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है. इफ chemical change occurs, then it means a chemical reaction has taken place. इसका मतलब है कि अगर कहीं पर केमिकल चेंज हुआ है तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कुछ पॉइंट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है. फॉलोइंग पॉइंट्स हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन दैट फॉलोइंग पॉइंट्स help in identification whether a chemical change has taken place or not. केमिकल चेंज हुआ है या नहीं है उसके आइडेंटिफिकेशन में कुछ पॉइंट हेल्प कर रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन स्टेट. सेकेंड पॉइंट चेंज इन कलर. थर्ड पॉइंट चेंज इन टेम्परेचर.
एंड फोर्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस। तो इसका मतलब है कि ये 4 पॉइंट्स अगर कहीं पर किसी केमिकल चेंज के दौरान हो रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। अगर चेंज इन स्टेट, आपने पढ़ा हुआ है जनरली स्टेट हम पढ़ते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस, बट कई बार यहाँ पर हम थोड़ा डीप में कर जाते हैं तो स्टेट का मतलब सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होता, उसकी अपीयरेंस भी हम देख सकते हैं कि पहले अपीयरेंस कैसी थी, बाद में अपीयरेंस कैसी है, पहले किस फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में था या सॉलिड फॉर्म में था, बाद में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो उसको भी हम बोल सकते हैं वहाँ पर चेंजिंग स्टेट हुआ है। तो हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल लेकर के इन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल रिबन की फॉर्म में होती है, पट्टी की फॉर्म में होती है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब है जब मैग्नीशियम मेटल को या मैग्नीशियम रिबन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, इसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। जो MgO बनता है ये क्या होता है, वाइट पाउडर फॉर्म होती है, वाइट पाउडर होता है। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे मैग्नीशियम जो मेटल है रिबन की फॉर्म में है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद, केमिकल चेंज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गई, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, वाइट पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज चेंज फ्रॉम रिबन फॉर्म टू पाउडर फॉर्म। तो कंप्लीट इक्वेशन होगी 2Mg + O2 2Mg। तो इस इक्वेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन स्टेट हुआ है, मीन्स यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। आगे समझ में। नेक्स्ट चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है केमिकल चेंज करने से पहले उसका कलर डिफरेंट होता है और केमिकल चेंज होने के बाद कलर डिफरेंट हो जाता है। एग्जांपल अगर हम लें लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड, जब ये केमिकल रिएक्शन करेगा, केमिकल चेंज होगा, तो ये बनेगा लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट। केमिकल इक्वेशन लिखेंगे PbNO3 होल ट्वाइस, फॉर्मूले आप लोगों को पहले समझा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, प्लस में Ki पोटासियम आयोडाइड, प्रोडक्ट बनेगा PbI2 प्लस KNO3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लेड नाइट्रेट होता है स्टार्टिंग में ये कलरलेस होता है, पोटासियम आयोडाइड ये भी कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनसॉल्युबल फॉर्म, और ये भी कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो हियर यू कैन सी दैट both lead nitrate and potassium iodide initially these were colorless, but after chemical reaction or chemical change yellow color is appeared. It means पहले कलरलेस था, बाद में येलो कलर आ गए, तो देयर इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्विक लाइम भी कहते हैं, प्लस वाटर। जैसे उसमें वाटर ऐड करते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिस टाइम पर ये रिएक्शन होती है तो साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है,
यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO होता है, प्लस H2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस, और प्लस में हीट प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही मान लो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है पाउडर फॉर्म में होता है, और जैसे ही इसमें वाटर ऐड करते हैं, टैंक में डाल करके वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो तेज़ी से बॉयल होना शुरू हो, जैसे बॉइलिंग वाटर होता है ऐसे बॉइलिंग सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका मतलब पहले उसमें हीट नहीं थी, टेम्परेचर नहीं था, टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि वो हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, बॉयल हो गई, इसीलिए वो टेम्परेचर में चेंज शो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर चेंज इन टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एनी गैस। जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक मेटल है, उसके ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जैसे ही जिंक मेटल को ग्रैन्यूल्स लें और टेस्ट ट्यूब में डाल करके उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें तो ये बन जाता है आपका जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल इज Zn, सॉलिड फॉर्म में होती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में है, और क्या बन जाता है ZnSO4 एक्वस, प्लस में क्या हो जाएगा H2 गैस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर H2G भी लिख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स को डाला, फिर उसके अंदर H2SO4 डाइल्यूट ऐड किया, डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दो फॉर्म होती है एसिड की। लैब में जो एसिड आता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारे डेंजरस की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए वहाँ पर हम उसको कंसनट्रेशन को कम करके उसको डाइल्यूट करके हम यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। तो जब इसमें एसिड को डालेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ बबल्स बाहर निकल रहे हैं, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि गैस फॉर्म वहाँ पर हो रही है। इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। तो आप देख सकते हैं चारों पॉइंट में अगर चेंज इन स्टेट है, चेंज इन कलर है, चेंज इन टेम्परेचर है या गैस इवोल्यूशन कर रही है, तो इनमें से कोई भी अगर सिचुएशन हो तब हम वहाँ पर बोल सकते हैं कि देयर इज केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस। तो अब आप जो आसानी से किसी भी केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो केमिकल चेंज है या नहीं, क्योंकि अगर वो केमिकल चेंज होगा तो इन चारों में से कोई एक पॉइंट वहाँ पर होगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा कि अगर कहीं पर केमिकल चेंज होता है तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस is called a chemical reaction। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, the substances which take part in a chemical reaction or which are undergoing any chemical change, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। उसके बाद प्रोडक्ट्स, the substances which are formed after a chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्वेशन में दिखाने के लिए हम एरो से सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? एन इक्वेशन
in which a chemical change is represented in terms of symbols and formulae of reactants and products is called chemical equation. केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन, यानी कि एक इक्वेशन है जिसमें केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है किसकी टर्म में, किसकी फॉर्म में? सिंबल्स एंड फॉर्मूले, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के सिंबल और उनके फॉर्मूले की फॉर्म में अगर किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट किया जाए इक्वेशन के अंदर, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स आर रिटन इन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल एरो, सिंगल फुल हेडेड एरो बोल सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि केमिकल इक्वेशन जो है, अभी आपने पढ़ा कि केमिकल चेंज में चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। अभी आपने ये भी देखा कि केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल और फॉर्मूले लिखते हैं। क्या हमें केमिकल इक्वेशन सिर्फ सिंबल और फॉर्मूले ही बताती है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के? नहीं, ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय प्रोवाइडिंग सम अदर इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, हाउ ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है? तो आंसर देखें, ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव by providing the following information. First, states of reactants and products. अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ में उसकी स्टेट लिख दी जाए, स्टेट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस स्टेट में है, तो हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस केमिकल रिएक्शन के बारे में, क्योंकि हमें उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेट के बारे में पता होगा। इफ एनी reactant or product is present in solid state, then S is written in bracket। यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके साथ में स्मॉल लेटर में S लिखेंगे ब्रैकेट में। फॉर लिक्विड स्टेट L इज रिटन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा फॉर लिक्विड स्टेट L इज रिटन। लिक्विड स्टेट से यहाँ पर मतलब है कि उस सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को लिक्विड स्टेट में लिया गया, यानी कि मोल्टन स्टेट में लिया गया, वहाँ पर वाटर नहीं है। फॉर
एनी सॉल्यूशन इन वाटर, ए क्यू इज रिटर्न, ए क्यू इज रिटर्न, ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, फॉर गैसियस स्टेट जी इज रिटर्न। आप एरो भी, अपवर्ड एरो भी लिख सकते हैं, फॉर इनसॉल्युबल फॉर्म, इनसॉल्युबल स्टेट डाउनवर्ड एरो इज, डाउनवर्ड एरो मे बी रिटर्न, मे बी रिटर्न, क्योंकि जो इनसॉल्युबल स्टेट होती है उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, पीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी उसको दिखाया जाता है। एग्जांपल देखें, Zn सॉलिड प्लस H2SO4 डाइल्यूट लिख सकते हैं, AQ लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्या बन जाता है, ZnSO4 AQ, और प्लस में क्या हो जाएगा, H2 गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल सॉलिड स्टेट में है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट स्टेट में है, यानी कि एक्वस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, और ZnSO4 जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, यानी कि सॉल्यूशन वाटर के अंदर है। H2 गैस, H2 जो बनी है वो गैस बनी है, तो गैस को हम G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपवर्ड एरो से भी इसको हम लिख सकते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर प्रेसिपिटेट का भी लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki, तो PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस, 2Ki एक्वस, प्रोडक्ट जो बना है PbI2, ये क्या है, डाउनवर्ड एरो है, क्योंकि येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। और प्लस में क्या बनेगा, 2KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, ये क्या बनता है आपका, एक्वस बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड दोनों एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। प्रोडक्ट जो बना है उसमें लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म में है, तो इसको हमने क्या कर डाउनवर्ड एरो से लिख दिया। और यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट बना, वो क्या बना है, एक्वस बना है। तो इस केस में हम देखो, हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो केमिकल रिएक्शन से ले सकते हैं। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए अगर हम उसके साथ में, सेकेंड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट। अगर हम साथ में उसके हीट रिलीज हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको भी अगर दिखा दें तो केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया जा सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल कंसीडर द रिएक्शन C+O2। C क्या, कार्बन है, कोक है, कोयला बोलते हैं जिसको। अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो क्या होगा, कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, CO2 गैस बनेगी, और साथ में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है इसके अंदर वो कितनी होती है, 393.5 किलो जूल होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे C+O2 CO2, हीट रिलीज हुई है, प्रोडक्ट जब बना तब रिलीज हुई है, इसीलिए प्रोडक्ट साइड में हीट लिख दिया है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, C+O2 और प्रोडक्ट क्या बना दिया, CO2, और यहाँ पर हीट चेंज, H होता है हीट एंथैल्पी, और डेल्टा चेंज के लिए होता है डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल। ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को, H रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी या हीट को। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि हीट रिलीज होती है, जब रिलीज होगा तो डेल्टा H की वैल्यू माइनस में लिखी जाती है, और अगर गेन होता है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाती है। इनके साथ में जो इनकी स्टेट मैंने नहीं लिखी है, ये सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए कि हीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हीट के बारे में ही बात की है। दूसरी रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस, प्लस में यहाँ पर क्या है, हीट या एनर्जी दी गई है, और ये क्या बन जाता है, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन जाती है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हीट प्रोडक्ट साइड में लिखी थी क्योंकि वहाँ पे हीट रिलीज हुई है। यहाँ पे क्या है, रिलीज ऑफ हीट है। यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट है। नीचे में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखें, N2 गैस प्लस O2 गैस, प्रोडक्ट बनाएंगे 2NO गैस, और डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव 180.5 किलो जूल। तो यहाँ पर देखें डेल्टा H की वैल्यू क्या ली है मैंने, पॉजिटिव ली है। इसका मतलब क्या है, इस केस में हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो 2 पॉइंट हो गई। थर्ड, रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन का मतलब कई बार क्या होता है कि रिएक्शन नहीं किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस की प्रेजेंस में होती है। थर्ड, रिएक्शन कंडीशन और प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। अभी बात करें इसके बारे में। कंसीडर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 इंटू गैस प्लस 3H2 गैस, प्रोडक्ट बनाते हैं 2NH3 गैस अमोनिया। यहाँ पर क्या लिखते हैं, आयरन और मोलिब्डेनम। आयरन और मोलिब्डेनम यहाँ पर लिखा है। अब देखो N2 गैस नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करती है अमोनिया गैस को बनाने के लिए, और ये रिएक्शन तब ही होगी जब इसमें आयरन और मोलिब्डेनम हमने लिया हुआ है। MO मोलिब्डेनम एलिमेंट होता है। आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट, यहाँ पर आयरन क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन को स्टार्ट करा देते हैं, उसको एनहेंस करते रहते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं, बट रिएक्शन के अंदर खुद कंज्यूम नहीं होते। तो कैटलिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सभी केमिकल रिएक्शंस में। फोर्थ पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई गैस इवॉल्व होती है तो वहाँ पर हम अपवर्ड एरो से उसको डिनोट करते हैं या फिर जी लिख करके उसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ से आपने बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि हाउ ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो ये आपने यहाँ से देखा है। नेक्स्ट अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। अब इसमें देखो नेक्स्ट होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस का मतलब दोनों साइड बराबर होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड जैसी। तो ये केमिकल इक्वेशन इज a chemical equation in which all atoms of each reactant and product are equal on both sides is called balanced chemical equation. Is called balanced chemical equation. तो अगर किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में हर एक एलिमेंट के सभी एटम्स बराबर हों तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप यूज करते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट में लिखा E इक्वेशन। फर्स्ट, skeletal equation of reaction is written. Second, each formula of reactant and product is placed in boxes. Third, write down number of atoms of each element of reactant and product on both sides. Fourth, start balancing केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को जो भी केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन दी गई है उसको एज इट इज फॉर्म में लिखना, वो होती है स्केलेटल इक्वेशन। बेसिक जो ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड है हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्मूले को बॉक्स में डालना है। इसका कारण क्या है, इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। इसका कारण है कि ताकि जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो किसी भी फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं या कुछ भी ऐड करते हैं उसमें, तो उस केस में वहाँ पर फॉर्मूला जो है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में गलत ना हो जाए, इसीलिए उसको हम बॉक्स में लिखते हैं। क्योंकि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर चेंज हो गया तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। थर्ड, हर एक एलिमेंट के सभी एटम्स, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, हर एक एलिमेंट 1 बाय 1 लिया और उसके जितने भी एटम्स प्रेजेंट है दोनों साइड में वो लिखना है, और फिर आपको साइमल्टेनियसली बैलेंसिंग को स्टार्ट कर देंगे। अब हम इसको कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉब्लम है, आपको दोनों तरीके से दे सकते हैं, वर्ड फॉर्म में दे सकते हैं या इक्वेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड गिव रेडिश फेरिक ऑक्साइड एंड बर्निंग सल्फर लाइक गैसेज SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड आर रिमूव्ड। ये ऐसे केमिकल इक्वेशन बना करके आपको दी जा सकती है। FeSO4 एरो हीट का साइन है, हीट का ट्रायंगल जो हीट का साइन होता है। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो जो स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, आंसर देखें इसका बैलेंसिंग के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, स्केलेटल इक्वेशन लिखना, इट इज ऑलरेडी गिवन। FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। फर्स्ट स्टेप हो गया स्केलेटल इक्वेशन लिखना। सेकंड स्टेप में हमने बोला था कि हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूले को बॉक्स में लिखना है। तो ये बॉक्स बना दिया, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ, बॉक्स बना दिया। आपको अलग से करना है नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद थर्ड है, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है
उनके हर एक एलिमेंट के सभी एटम्स को लिखना है। फर्स्ट एलिमेंट ले आयरन, आयरन Fe, कितने एटम है? एक ही एटम है। नेक्स्ट सल्फर S, एक ही एटम है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है। राइट साइड में भी इसी ऑर्डर में लिखेंगे। Fe कितने यहाँ पर? 2। सल्फर S 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पर 2। नेक्स्ट ऑक्सीजन 3 और 2 और 3, 3 और 2 5 और 3 8। तो देखो ये अलग अलग लिखा हुआ है, तो आपको सभी को अलग अलग लिखना है। तो 3 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 3 8। अब देखो इस तरीके से आपको जैसे ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ऊपर भी चेंज करना है। Fe यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 1, तो इस साइड में 2 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। अब जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फॉर्मूले में जहाँ पर भी Fe है उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया। जब इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया गया तो इस सभी से मल्टीप्लाई होगा। Fe तो 2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए, सल्फर 2 हो गए। ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये कहता है Fe कितना हो गया? 2 के बराबर हो गया। S कितना हो गया? 2, इस साइड भी 2 हो गया। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा? 4 × 2 8, तो 3 और 2 5 और 3 8, 8 और 8 क्या हो गया? बराबर हो गया। इट मीन्स सिंगली अगर यहाँ पर सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें तो सभी में चेंज आएगा, और सभी में चेंज आते ही ये ऑटोमेटिकली सारे इक्वेशन बैलेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज क्या होगी? 2FeSO4 सॉलिड, हीट का सिंबल है Fe2O3 + SO2 + SO3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बैलेंस, ये इक्वेशन हमारी हो गई। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। सेकंड प्रॉब्लम इज PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। रिएक्ट विद Ki पोटेशियम आयोडाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, देन प्रोडक्ट फॉर्म इज PbI2 lead iodide, and this is downward arrow means this is precipitate, yellow colored precipitate. This is KNO3 potassium nitrate। बैलेंसिंग करना है। आंसर फर्स्ट स्टेप क्या? स्केलेटल इक्वेशन लिखना, इसी को हम लिख देंगे PbNO3 होल ट्वाइस, मैं स्टेट नहीं लिख रहा हूँ साथ में, + Ki एरो के बाद PbI2 + KNO3। दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। सेकेंड स्टेप में हमने कहा था कि सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज को किस में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। तो PbNO3 होल ट्वाइस बॉक्स में कर दिया इसको, + Ki इसको भी बॉक्स में कर दिया, PbI2 बॉक्स में कर दिया, + KNO3 ये भी बॉक्स में। बॉक्स में करने का रीज़न आपको बता रखें, क्योंकि जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो केमिकल फार्मूला चेंज ना हो जाए, इसलिए हम उसको बॉक्स में करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ईच एलिमेंट के सभी एटम्स को काउंट करके लिखना है। Pb लिखेंगे 1। नेक्स्ट नाइट्रोजन। अब यहाँ पर देखें NO3, पिछले केस में भी आपने देखा, यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस है देखेंगे। पिछले केस में FeSO4 था और वहाँ पर ऑक्सीजन 4 थे, प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट में थे, 3 ऑक्सीजन दूसरे प्रोडक्ट में थे, तो मीन्स ऑक्सीजन अलग अलग प्लेस पर थे। यहाँ पर NO3 कंप्लीट एज इट इज रिएक्टेंट साइड में है, कंप्लीट एज इट इज प्रोडक्ट साइड में है, तो इस केस में हम पूरे NO3 को इकट्ठा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? NO3 = 2, और सेम जो है यहाँ पर क्या कि ये कितना है 1, I कितना है 1। प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे Pb = 1, ये नेक्स्ट है NO3 = 1, नेक्स्ट K = 1, नेक्स्ट I = 2। नाउ स्टार्ट बैलेंसिंग, लिसन केयरफुली। फर्स्ट एटम जो है Pb 1 है, इस साइड भी 1 है, बैलेंस है। सेकंड NO3
यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है, तो इस साइड में 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये NO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो NO3 कहाँ पर है इस फॉर्मूले में, तो इस पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे NO3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई किया, NO3 तो बैलेंस हो गया, साथ में K भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो K को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक फॉर्मूले को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो NO3 को जैसे ही बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो NO3 भी बैलेंस हो गया और K को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पर K 2 हो गए, यहाँ पर K कितना 1, तो इस साइड में 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमने K को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, K तो हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो I भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो I को भी हम क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि बैलेंस हुई है नहीं, P भी 1 है, यहाँ भी 1 है, NO3 2 है, यहाँ भी 2 है, K 2 हो गए, यहाँ भी K 2 है, I यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है। It means all the elements or all the atoms of each element on both sides are equal। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki एंड प्रोडक्ट इज PbI2 प्लस 2KnO3। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रॉब्लम इज lead nitrate when heated it gives lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स। कई बार क्वेश्चंस में भी इसको बोला जाता है ब्राउन फ्यूम्स ऑफ गैस आर रिलीज। तो ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं, साथ में क्या है, ऑक्सीजन गैस। इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे, ध्यान से देखेंगे आंसर। फर्स्ट स्टेप है स्केलेटल इक्वेशन लिखना, जो ऑलरेडी हमें गिवन है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसी में चेंज कर रहा हूँ मैं, बॉक्सीज में लिखना है, हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बॉक्सीज में लिखना है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, ईच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट लिखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे Pb1 है 1, यहाँ पर आप देखेंगे NO3 यहाँ पर ट्वाइस है, यहाँ पर राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में NO3 नहीं है, ऑक्सीजन अलग अलग कर दिए हैं। तो इस केस में हमें इनको अलग अलग लिखना होगा। नाइट्रोजन ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन अंदर 1 है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, तो कितना लिखेंगे 2। ऑक्सीजन अंदर कितना 3, बाहर कितने से मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 6, यानी कि 6। सेम यहाँ लिखेंगे Pb इज इक्वल टू 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन। यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन 3 अलग अलग जगह, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 + 2 + 2। अगर इकट्ठा करके लिखते हैं तो उसमें हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी। अब बैलेंसिंग देखें, Pb का 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना 1, तो अब यहाँ 2 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 × 2 4, तो ऑक्सीजन 4 हो गए, कौन से, बीच में जो फॉर्मूला है उसके। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले के यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना कि यहाँ और यहाँ। उसके बाद हम ऑक्सीजन चेक करेंगे, 2 2 = 4, 4 और 2 6 और 7, यहाँ पर कितना 6। अगर यहाँ पर किसी भी नंबर, यहाँ पर 7 नहीं हो सकते, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ऑक्सीजन सीधा कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना पड़ेगा, हमें 1 by 1 करके देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो सभी एटम्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया,
ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये है। तो जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे 4 हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार और 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई पहले था, 2 से एक बार और कर दिया, कितना हो गया 4। तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, पहले 2 से यहाँ पे कितने 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 2, और यहाँ पर एच टी में कोई चेंज नहीं। तो 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, यहाँ पर कितना होगा 12। इसका मतलब नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन इज 2 PbNO3 होल ट्वाइस हीट 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। इसके बाद ये आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद कुछ जो है होमवर्क आपको दिया जा रहा है बैलेंसिंग से रिलेटेड। और सो स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज असाइनमेंट। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करना है, उनके एग्जाम्पल बताने हैं। किसी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, और फॉलोइंग गिवन केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। तो लास्ट टाइम जो प्रीवियस लेक्चर में आपको जो होमवर्क दिया गया था, साथ के साथ आपको वो भी कंप्लीट करना है, और इस होमवर्क को भी आपने साथ के साथ कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस भी करना है साथ में। क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो है वो उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगी। तो more you practice, more you will be able to balance the chemical equation. Thank you and have a nice day.